गैमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे वह है समास। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि समास क्या है। समास मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वे दो शब्द हैं, पहला है सम और दूसरा है आस। यहाँ पर सम का अर्थ है समीप और आस का अर्थ है बैठना। दूसरी बात कि समास जो है इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण। तो इस तरह से समास दो या दो से अधिक पदों का संक्षिप्त रूप है, और जो दो पदों का संक्षिप्त रूप होता है यह अपने पूर्व पदों से एक नवीन अर्थ को धारण करता है। हमें पता है कि समास में जो दो शब्द होते हैं ये दोनों शब्द अपना अलग अलग अर्थ धारण करते हैं, और जब ये परस्पर जुड़ते हैं तो एक नए पद की सृष्टि करते हैं, और दो पदों के बीच में जो विभक्तियां होती हैं वे समाप्त हो जाती हैं, और जिस नए शब्द का सृजन होता है वह नया शब्द नए अर्थ को प्राप्त कर लेता है या नए अर्थ को धारण करता है। यहाँ पर यह जान लेना जरूरी है कि समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, किंतु सभी पदों या सभी शब्दों के मेल से समास नहीं बनता है। जिन शब्दों में मेल हो सकता है उन्हीं शब्दों के मेल से ही समास बनता है। इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक शब्द है पीतांबर। यह पीतांबर शब्द जो है यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला शब्द है पीला और दूसरा शब्द है अंबर। तो यहां देखिए कि पीला और अंबर दो अलग पद या दो अलग शब्द हैं। पीला और अंबर ये दोनों मिलकर के एक नए शब्द की रचना किए पीतांबर। और यहां पर जो पीला शब्द का अर्थ है और जो अंबर शब्द का अर्थ है, अंबर का अर्थ कपड़ा होता है, इन दोनों शब्दों के अर्थ के अलग पीतांबर अर्थ धारण करता है। यहाँ पर पीतांबर का अर्थ हुआ कि पीला वस्त्र धारण करने वाला, वह भगवान कृष्ण भी हो सकता है। इसी तरह से आप घुड़ का मतलब घोड़ा हुआ, और सवार, घुड़सवार शब्द है। यह घुड़सवार जो शब्द है यह घोड़ा और सवार से मिलकर के बना हुआ है, और जो घुड़सवार शब्द है यह घोड़ा और सवार से एक अलग अर्थ धारण करता है। तो हमने जाना कि जो समास होता है दो सार्थक शब्दों के मेल से बनता है, और ये दोनों सार्थक शब्द जो होते हैं ये मेल युक्त होते हैं, और इनके मेल से जो शब्द बनता है वह एक नया शब्द बनता है, और वह एक नया अर्थ धारण करता है। और जो नया शब्द बनता है इसे सामासिक पद या समस्त पद कहा जाता है, या फिर इसे हम संक्षिप्त पद भी कह सकते हैं। समास में जो पद होते हैं इन पदों के प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अव्ययी भाव समास। जो अव्ययी भाव समास होता है इस समास में पहला पद अव्यय होता है या फिर पहला पद प्रधान होता है। जैसे आप कह सकते हैं यथाक्रम। तो यथाक्रम जो शब्द है इसमें पहला पद क्या है, अव्यय है, और यह अव्ययी भाव समास है। दूसरा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास जो होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे शब्द है राजपुरुष। तो राजपुरुष शब्द में जो है तत् मीन्स बाद वाला, यानी उत्तर पद जिसमें प्रधान होता है वह तत्पुरुष
समास कहा जाता है। तीसरा है कि द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है समान, दोनों में समान, मैंने इस समास में जो दोनों पद होते हैं वे समान होते हैं। जैसे माता पिता, तो माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जो बहुब्रीहि समास होता है उस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। जैसे शब्द है गजानन, तो गजानन जो शब्द है ये बहुब्रीहि समास है। इस तरह से हमने देखा कि हिंदी में मुख्य रूप से 4 समास होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इस तरह से हिंदी में मुख्य रूप से 4 समास पाए जाते हैं। कुछ पुस्तकों में 5वां और 6वें समास की भी चर्चा की जाती है, किंतु ये दोनों समास जो हैं ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। जिसमें पहला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो होता है इसमें एक पद विशेषण होता है और जो 6वां नंबर आता है जो तत्पुरुष का ही भाग है द्विगु समास। द्विगु समास में जो होता है एक पद जो होता है, जो पहला पद होता है वह संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, चौराहा शब्द जो है इसमें 4 अंक आ रहा है, इसलिए यह द्विगु समास होगा। समास का उल्टा जो होता है वह होता है विग्रह। समास में पदों को एक करके संक्षिप्त कर दिया जाता है, उसका लघु रूप कर दिया जाता है और विग्रह में उसको अलग कर दिया जाता है। यानी समास युक्त पदों को अलग अलग करने का नाम ही क्या है? विग्रह। जैसे यथासंभव, यहाँ पर यथासंभव जो शब्द है यह क्या है? समास है, समासिक शब्द है, किंतु इसका जब विग्रह होगा तो यथासंभव का अर्थ होता है जैसे भी संभव हो। जैसे भी संभव हो तो यथा संभव हुआ। अगला है घनश्याम। घनश्याम क्या है? सामासिक शब्द है, किंतु घन की तरह है जो काला या श्याम, वही है घनश्याम। तो आपने समझ लिया कि समास का अर्थ संक्षेपीकरण, 2 अलग अलग शब्दों को मेल करने की जो प्रक्रिया है वही समास है। आप यहाँ एक अंतर और कर लें कि समास और संधि में, संधि जो होता है उसमें वर्णों में विकार होता है या वर्णों में मेल होता है। समास में शब्दों को जोड़ा जाता है या शब्दों में मेल होता है। इस तरह से आपने समास और विग्रह को जाना। समास का विलोम जो होता है वह होता है विग्रह। इस तरह समास और उसके प्रकारों को समझने के बाद हम एक एक समास की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विस्तार पूर्वक चर्चा करने का उद्देश्य आपको पूरी तरह से सक्षम बना देना कि समास से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर आप आसानी से ढूंढ सकें। उन प्रक्रियाओं की जानकारी दे देना जिससे समास बनते हैं और जिससे आप संभावित उत्तर का पता लगाएंगे। जो पहला समास है वह समास है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में एक शब्द यहाँ पर आया हुआ है अव्यय। यह जो अव्यय शब्द है, आपने जब शब्द का वर्गीकरण पढ़ा था तो वहाँ हमने आपको बताया था कि शब्द 2 तरह के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द।
विकारी शब्द के बारे में हमने बताया था कि ये वे शब्द कहे जाते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। तो जो विकारी शब्द थे वे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण थे। हमने आगे चर्चा अविकारी शब्दों के संदर्भ में किया था। जो अविकारी शब्द थे उनमें लिंग, वचन, काल, कारक के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहे जाते हैं। तो जो अविकारी शब्द हैं वही क्या हैं? अव्यय हैं। अव्यय क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, संबंधवाचक हो गया। ये चार जो शब्द के भेद हैं मुख्यतया यही अव्यय हैं। तो यहाँ अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय ना हो, जिसमें क्षरण ना हो, जिसका बदलाव ना हो। तो अव्ययी भाव समास का अर्थ है अव्यय हो जाना। दो शब्द या दो पद यहाँ पर जब मिल करके बनते हैं तो जो नया शब्द बनता है वह अविकारी शब्द हो जाता है, उसमें अव्यय आ जाता है, वह अव्यय शब्द हो जाता है। तो अव्ययी शब्द जो है या अव्ययी समास जो है इसमें जो पहला पद होता है वह अव्यय होता है और संपूर्ण पद मिलकर के भी क्या होते हैं? अव्यय हो जाते हैं। और अव्ययी समास में जो पहला पद होता है वह क्या होता है? अव्यय होता है और वह प्रधान होता है। एक बात और भी आप जान लें कि जो अव्यय भाव समास होते हैं उसमें कुछ द्विरुक्त शब्दों यानी अव्यय युक्त द्विरुक्त शब्दों जैसे पहले, पहल, यहाँ पर द्विरुक्त ये शब्द आया हुआ है। पहले, पहल यह द्विरुक्त शब्द है और यह अव्यय है और यह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। धीरे धीरे, धीरे धीरे या फिर बीचों बीच, बीचों बीच, ये भी द्विरुक्ति या पुनरुक्ति वाले जो शब्द हैं ये भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, किंतु शर्त है कि ये शब्द क्या होने चाहिए? अव्यय होने चाहिए। द्विरुक्ति मतलब दो बार। तो हमने देखा कि जो अव्ययी भाव समास है वह अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है वह अव्यय होता है। पहला पद जो होता है वह क्या है? प्रधान होता है। जैसे यथासंभव, यथासंभव शब्द में जो पहला पद है यह अव्यय भी है और प्रधान भी है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास हुआ। आजीवन, यहाँ पर आजीवन शब्द जो है इसमें आ धन जीवन दो शब्द मिलकर बने हुए हैं। आ जो है अव्यय है और प्रधान है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास हुआ। ध्यान पूर्वक, यह भी जो है अव्ययी भाव समास हुआ। यानी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जो अव्ययी समास होते हैं उनमें विकार नहीं होता है, वे अव्यय हो जाते हैं। जैसे पेट शब्द है, यहाँ पर पेट शब्द जो है एक संज्ञा शब्द है, इसका आप पेटों कर सकते हैं, किंतु जब यह अव्ययी भाव समास बनता है पेट भर, पेट भर, जब यह अव्ययी भाव समास बनता है तो यह पेटों भर नहीं हो सकता, पेट भर ही होगा, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास के आप और भी उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे प्रति सप्ताह, प्रत्येक, परोक्ष, अनुरूप, संघर्ष आदि। तो आपने जान लिया कि अव्ययी भाव समास जो होता है इसमें पहला पद अव्यय होता है। आपको अव्यय की पहचान के लिए हमारे पूर्व वीडियो को देखना जरूरी है, तभी आप अव्यय को समझ सकते हैं और अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं।
अब हम आते हैं दूसरे समास पर। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तो जो तत्पुरुष समास है, तत् का मतलब होता है उत्तर पद। जो समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। यहाँ पर तत्पुरुष समास का अर्थ हुआ कि वह समास जिसके उत्तर पद प्रधान हो और इस समास के अंतर्गत सामासिक पद जब यह बनता है तत्पुरुष समास में, इस समास के बीचों बीच जो कारक चिन्ह होते हैं वे लुप्त हो जाते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष समास होता है उसका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला जो पद होता है वही प्रधान होता है। जैसे राजपुरुष शब्द है, राजपुरुष, इस राजपुरुष शब्द में जो बाद का पद है पुरुष, यही प्रधान है। और तत्पुरुष समास की एक विशेषता यह है कि समास होने में जो कारक चिन्ह हैं या विभक्ति चिन्ह हैं उनका लोप हो करके यह समास बनता है। इस समास में जो उत्तर पद होता है वही बदलता है, पूर्व पद नहीं बदलता है। जैसे राजपुरुष शब्द है तो यह राजपुरुषों हो सकता है। क्या हो सकता है? राजपुरुषों, यह हो सकता है। इसमें पूर्व पद यानी राजों पुरुष नहीं हो सकता, यहाँ पर राजपुरुषों हो सकता है। राजपुरुष का अर्थ होता है राज्य का पुरुष, तो यहाँ पर क विभक्ति का लोप हो रहा है। तो इस तरह हमने जाना कि तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा उत्तर पद में विकार भी हो सकता है। समास बनने में विभक्त चिन्हों का जो होता है वह लोप होता है और इसमें जो पूर्व पद होता है वह विशेषण का भी काम करता है। तो ये जो तत्पुरुष समास है इसको समझ लेने के बाद हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि तत्पुरुष जो समास है यह कितने प्रकार का होता है। आपने इसके पहले कारक चिन्हों का भली भांति अध्ययन कर लिया है। तो कर्ता कारक और संबोधन इन दोनों को आप छोड़ दें, अन्य जो कारक हैं उतने तत्पुरुष समास हुए। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक में को चिन्ह होता है तो कर्म तत्पुरुष को चिन्ह वाला कहा जाएगा। कर्ण तत्पुरुष से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के और अधिकरण में पर। इस तरह से जो तत्पुरुष समास हैं उसके जो भेद होते हैं वे कारक के आधार पर तय होते हैं। कर्ता कारक और संबंध कारक को छोड़कर कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर, ये जो कारक चिन्ह हैं इन्हीं कारक चिन्हों का लोप हो करके तत्पुरुष समास बनते हैं और जिस कारक के होते हैं वही कारक ये तत्पुरुष समास कहे जाते हैं। अब हम आते हैं जो तत्पुरुष समास है उसके भेदों के माध्यम से उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। आप जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर को कारक चिन्ह आए तो वहां पर कर्म तत्पुरुष होगा। जैसे स्वर्ग प्राप्त शब्द है, स्वर्ग प्राप्त का जब विग्रह करेंगे तो स्वर्ग को
प्राप्त। तो यहां पर को चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए यह कौन सा तत्पुरुष हुआ? कर्म तत्पुरुष। शरणागत, सुखप्रद, परलोक गमन, गगन चुम्मी, मनोहर, घरतोड़, मुंहतोड़, गिरह कर, चित्तचोर आदि जो शब्द हैं, इसके बीच को कारक चिन्ह का लोप हुआ है और ये कर्म तत्पुरुष हैं। करण, कर्ता ने कर्म को करण से साधन, जिसमें से कारक चिन्ह का लोप हो वह करण तत्पुरुष। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया गया। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा रचा हुआ। रोगग्रस्त, यहां पर से कारक चिन्ह है, यहां पर तुलसी द्वारा, यहां द्वारा कारक चिन्ह है। तो से के द्वारा करण तत्पुरुष में है, तो इन चिन्हों के लोप से जो समास बनता है वह करण तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे मद माता, मद से माता, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तीसरा जो भेद है तत्पुरुष समास का, वह संप्रदान तत्पुरुष है। संप्रदान का अर्थ होता है के लिए। जैसे देशभक्ति शब्द है तो इसका होता है देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति तो हुआ देशभक्ति। तो यहाँ पर के लिए जो कारक चिन्ह है यह लोप हो गया, तो ये संप्रदान तत्पुरुष हुआ। भूत बलि, इसी तरह कन्या, विद्यालय, देव बलि, हथकड़ी, आराम कुर्सी, दान धन, भंडार ग्रह आदि शब्द के बीच से कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, इसलिए यह संप्रदान कारक हुआ। अपादान से, यहां पर जो से कारक चिन्ह है वह अलगाव के लिए है। तो जहां पर से कारक चिन्ह अलगाव के लिए बताए वहां पर अपादान तत्पुरुष कारक होता है। जाति च्युत, जाति च्युत का जब आप विग्रह करेंगे तो होगा जाति से चित, यानी जाति से अलग किया गया, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। इसी तरह से इन शब्दों में धर्म विमुख, धर्म से विमुख, जन्मांध, जन्म से अंधा, देश निकाला, देश से निकाला गया, यहाँ पर आपने देखा कि ये अपादान तत्पुरुष हुआ। अगला है संबंध तत्पुरुष। तो यहाँ पर संबंध का अर्थ दो शब्दों के बीच में संबंध बता रहा है। नरेश, यहाँ पर नर का ईश, तो नरों में ईश जो है वह नरेश है, तो यहाँ पर का संबंध का लोप हुआ है, इसलिए यह संबंध तत्पुरुष हुआ। राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति, ग्रंथ का कार, ग्रंथकार आदि, लखपति, लाखों का पति, लखपति, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हुआ। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। जो अधिकरण तत्पुरुष है इसका में पय पर, इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। शस्त्र निपुण का हुआ, शस्त्र में निपुण, यहाँ पर में कारक चिन्ह का लोप हुआ। रण कुशल, रण में कुशल। गृहागत, गृह में आगत, तो गंगा स्नान, गंगा में स्नान, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हुआ। इस तरह से कारक चिन्हों के बारे में यदि भली भांति आप जानते हैं तो आपको तत्पुरुष जो कारक है उसके भेदों को समझने में और क्वेश्चन को हल करने में जरा भी परेशानी नहीं होगी। जो तत्पुरुष समास है, कारक चिन्हों के आधार पर या कारकों के आधार पर आपने देखा कि उसके भेदों को, यहाँ पर तत्पुरुष समास के कुछ और भेद हैं, जिसमें एक है
कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। तो यहां पर कर्मधारय समास वह समास है जिसका एक पद होता है क्या? विशेषण। क्या होता है? विशेषण होता है। कर्मधारय समास वह समास है जिसमें एक पद विशेषण होता है। इस आधार पर हम कर्मधारय समास की पहचान कर सकते हैं। एक चीज आप यहां जान लें कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और उपमा सूचक भी हो सकता है, किंतु यहां पर आप देखें कि द्विरुक्ति शब्द भी कुछ होते हैं जिनमें कर्मधारय समास होता है। जैसे आप देखें कौड़ी कौड़ी शब्द है, यहाँ पर कौड़ी कौड़ी जो शब्द है इसमें तत्पुरुष समास के अंतर्गत यह कर्मधारय समास होगा। जो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास में विशेष्य और विशेषण पाए जाते हैं। हमने विशेष्य और विशेषण के बारे में पहले अध्ययन कर लिया है। विशेष संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण विशेष की विशेषता बताता है। जैसे काला कौआ, तो यहाँ पर जो कौवा है यह विशेष्य है और काला क्या है? विशेषण है। इस विशेष और विशेषण के आधार पर कर्मधारय तत्पुरुष या समानाधिकरण तत्पुरुष के भी कई भेद होते हैं या इनके उपभेद होते हैं। तो आइए हम उन उपभेदों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो कर्मधारय समास का उपभेद है वह विशेषण विशेष्य है। तो विशेषण के बारे में हम जानते हैं कि विशेषण वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वे शब्द कहे जाते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। एक शब्द है महात्मा। महात्मा जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है महान और दूसरा है आत्मा। यहाँ पर महान और आत्मा से मिलकर के महात्मा शब्द बना हुआ है। तो महान शब्द जो है यह विशेषण है और आत्मा जो है यह संज्ञा शब्द है। तो यह कैसा कर्मधारय है? विशेषण विशेष्य कर्मधारय। दूसरा है विशेषण विशेषण कर्मधारय। विशेषण विशेषण कर्मधारय वह कर्मधारय है जिसमें दोनों शब्द जो परस्पर सामासिक पद हैं वे विशेषण होते हैं। जैसे एक शब्द है नील लोहित। नील लोहित, तो नील लोहित जो शब्द है इसमें एक शब्द बना हुआ है नील है और दूसरा है लोहित। यहाँ पर नील और लोहित दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? विशेषण शब्द हैं। तो यह विशेषण विशेषण कर्मधारय समास हुआ। अगला जो समास है विशेष्य विशेषण। इस कर्मधारय समास के अंतर्गत पहला जो शब्द होता है वह होता है विशेष्य और दूसरा होता है विशेषण। तो विशेष्य विशेषण कर्मधारय में आप देखें जैसे पुरुषोत्तम शब्द है। कौन सा शब्द? पुरुषोत्तम। यहाँ पर दो शब्द से यह मिलाकर बना हुआ है। पहला है पुरुष और दूसरा है उत्तम। तो उत्तम जो है यह विशेषण है और पुरुष क्या है? विशेष्य है। तो पुरुषोत्तम हो गया विशेष विशेषण। इसी तरह नराधम देशांतर आदि शब्द भी विशेष विशेषण होंगे। अगला जो कर्मधारय समास है वह विशेष विशेष कर्मधारय समास से है। जैसे शब्द है चरण कमल। चरण कमल,
तो इस चरण कमल शब्द में चरण जो है यह क्या है, विशेष्य है, संज्ञा या सर्वनाम है। कमल भी जो है क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पर चरण कमल विशेष्य विशेष्य कर्मधारय समास है। इस तरह से आपने देखा कि तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वे कारक के आधार पर हैं, तथा आपने देखा कि अन्य जो तत्पुरुष समास के भेद हैं उसमें एक कर्मधारय है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और इस कर्मधारय समास के अनेक उपभेद हैं, विशेष्य विशेषण, विशेषण विशेषण, विशेष विशेषण। इस तरह से आपने कर्मधारय समास के उपभेदों के बारे में भी समझ लिया। और जो कर्मधारय समास है वह संख्या पूर्व कर्मधारय समास। एक भेद यह भी है कर्मधारय समास का, इसका पहला जो अक्षर होता है वह संख्या होता है। इसे जैसे आप कहते हैं त्रिभुवन, त्रिभुवन, यह त्रिभुवन में तीन शब्द जो है यह संख्यावाची है और संख्या यह क्या है, पूर्व पद है। त्रिभुवन का यहाँ पर अर्थ होता है तीनों भवनों का समाहार। तो अगला जो है कर्मधारय समास का जो भेद है, अव्यय पूर्व पद कर्मधारय है। यह ऐसा कर्मधारय समास है जिसका पूर्व पद अव्यय है, जैसे दुर्वचन। तो यहाँ पर दुर शब्द जो है यह अव्यय है और यह विशेषता बता रहा है। तो दुर्वचन क्या है, यह अव्यय पूर्व पद है। सुयोग, कुवेश आदि शब्द जो हैं ये अव्यय पूर्व कर्मधारय हैं। संख्या पूर्व पद कर्मधारय के बारे में आपने देखा कि पहला पद इसका संख्यावाची होता है। और कर्मधारय के भेद होते हैं कि उपमानवाचक कर्मधारय। तो उपमानवाचक कर्मधारय जो समास होता है इसमें दो बातें आती हैं, एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान। तो इन्हीं उपमेय और उपमान के आधार पर उपमानवाचक कर्मधारय समास के कई उपभेद हैं। यह है कि इसमें उपमान जो होता है, उपमान वह शब्द होता है जिससे किसी की उपमा दी जाए, और उपमेय वह शब्द होता है जिसकी उपमा दी जा रही है। तो यहाँ पर चंद्रमुख जो शब्द है, यहाँ मुख की उपमा चंद्र से दिया गया है और चंद्र जो शब्द है यह उपमान है और यह पहले लगा है, इसलिए यह उपमान पूर्व पद हुआ। इसी तरह घनश्याम में भी है। अब उपमानोत्तर यानी उपमान जो शब्द है जिससे उपमा दी जा रही है वह बाद में होगा। जैसे चरण कमल है, चरण कमल में कमल जो है यह उपमानोत्तर पद है, तो इसलिए यह उपमानोत्तर उपमानवाचक कर्मधारय समास हुआ। यहाँ पर राजऋषि है तो यह भी उपमानोत्तर पद है। अगला है अवधारणा पूर्व पद। इस समास के अंतर्गत पूर्व पद के अर्थ पर ही उत्तर पद आधारित हो। जैसे गुरुदेव, पुरुष रत्न, धर्मबंध। तो यहाँ पर गुरुदेव, गुरु पर ही उत्तर पद देव अवलंबित है। पुरुष रत्न, रत्न जो है पुरुष पर ही अवलंबित है। तो अवधारणोत्तर क्या है कि यानी उत्तर पद पर यानी बाद के पद पर जो है पूर्व पद आश्रित हो। जैसे यहाँ पर साधु समाज प्रयाग, तो यहाँ पर जो प्रयाग शब्द है इसी पर साधु समाज का अर्थ आधारित है। तो कर्मधारय समास का
एक भेद जो उपमानवाचक कर्मधारय है, इसके उपभेदों की चर्चा हमने कर लिया। तत्पुरुष समास के अंतर्गत द्विगु तत्पुरुष समास भी हम कह सकते हैं। इस तत्पुरुष समास के अंतर्गत यानी द्विगु समास के अंतर्गत इससे एक समूह का बोध होता है तथा इसका पहला पद जो होता है वह संख्यावाची होता है। जैसे इकतारा, जो इकतारा शब्द है, इकतारा यानी इसमें कितने तार हैं? एक तार है। तो यह कौन सा समास हुआ? द्विगु समास हुआ। या फिर आप ऊपर देखें कि कर्मधारय समास के अंतर्गत भी आया हुआ है। या इसको जो है आप यहाँ देखिए कि संख्या पूर्व पद कर्मधारय समास भी कहा गया है। अब यहाँ पर एक बात और आप देखिए कि जो द्विगु समास है इसमें क्या है कि इसका पूर्व पद जो होता है हमेशा क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे पंचवटी, खडदर्शन, सप्तसिंधु, सतसई, अष्टभुज आदि। तो समास जो द्विगु समास है इसमें पहला जो पद होता है वह संख्यावाची होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द पाए जाते हैं कि जिनमें पहला पद संख्यावाची नहीं होता है, फिर भी वह द्विगु समास होता है। जैसे पक्षद्वय, इसमें बाद में संख्यावाची शब्द आया हुआ है तो यह भी द्विगु समास है। संकलन त्रय में त्रय बाद में आया हुआ है तो यह भी द्विगु समास है। लेखक द्वय में द्वय शब्द बाद में आया है किंतु संख्यावाची है तो यहाँ पर भी यह द्विगु समास हुआ। इस तरह से आपने यहाँ पर दो समासों का अध्ययन किया। पहला जो आपने अध्ययन किया अव्ययी भाव समास, दूसरा आपने अध्ययन किया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उसके आप भेदों के बारे में जाना, कारक चिन्हों के आधार पर उसके भेद हैं। उसके बाद आप कर्मधारय समास को जाना। कर्मधारय समास के अपने अलग अलग भेद हैं। उस कर्मधारय को समझने के बाद आपने तत्पुरुष समास के अंतर्गत द्विगु समास को देख लिया। अब आप उसी तत्पुरुष समास के अंतर्गत एक न तत्पुरुष समास भी होता है। न का होता है ना का मतलब नहीं। जहां पर नकारात्मक ना हो सकने का भाव पैदा हो वहां पर न तत्पुरुष होता है। जैसे शब्द है असंभव। इस असंभव शब्द में अ शब्द से संभव ना होने का भाव पैदा हो रहा है, इसलिए ये न तत्पुरुष समास है। असभ्य, इसमें भी नहीं होने का भाव पैदा हो रहा है तो यह न तत्पुरुष समास हुआ। एक है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत पहले पद में कोई ना कोई कारक चिन्ह अवश्य विद्यमान रहता है, यानी कोई ना कोई विभक्त चिन्ह अवश्य विद्यमान रहता है। जैसे शब्द है मृत्युंजय। इस मृत्युंजय शब्द में जो मृत्यु शब्द है यह होगा मृत्युम। मृत्युम, यहां पर मृत्युम मां के साथ विभक्त चिन्ह जुड़ा हुआ है, इसलिए यह अलुक तत्पुरुष है। अलुक तत्पुरुष में विभक्त चिन्हों का लोप नहीं होता है। एक तत्पुरुष और होता है उपपद। उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष का अर्थ होता है कि इस तत्पुरुष का जो उत्तर पद होता है वह शब्द ना होकर के प्रत्यय होता है। जैसे महीप शब्द है। महीप शब्द
मही जो है यह पूर्व पद है और प जो है उत्तर पद है, और यह प जो है यह क्या है, प्रत्यय है, तो यह उपपद तत्पुरुष हुआ। जैसे एक शब्द है दिनकर, दिनकर जो शब्द है इसमें दिन एक शब्द है और कर यहाँ जो है यह प्रत्यय है। जलज, जल धन ज प्रत्यय जुड़ करके यह जलज शब्द बना या फिर समस्त पद बना, यह उपपद तत्पुरुष है। एक है प्राद तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष क्या है कि इसमें जहां यहां पर उपपद तत्पुरुष में बाद वाला जो पद है वह प्रत्यय होता है, वहीं प्रादि तत्पुरुष में जो पूर्व का पद होता है वह उपसर्ग होता है। जैसे अतिक्रम, एक शब्द है अतिक्रम, तो यहाँ पर क्रम जो है यह उत्तर पद है और अति जो है यह पूर्व पद है, तो ये अति जो है यह उपसर्ग है, यह प्रादि तत्पुरुष हुआ। अतिवृष्ट, प्रगति आदि शब्द जो हैं ये प्रादि तत्पुरुष कहे गए। अगला है तत्पुरुष का भेद, लुप्त पद या मध्य पद तत्पुरुष। इस तत्पुरुष में जो विग्रह होता है उस विग्रह के मध्य का जो पद होता है वह समाप्त हो गया होता है। जैसे तुलादान एक शब्द है, तुला से किया जाने वाला दान, इसमें से किया जाने वाला लुप्त हो गया और बना तुलादान, मध्य का लुप्त हुआ, तो यह मध्य पद तत्पुरुष हुआ और लुप्त बीच का हो रहा है तो लुप्त पद तत्पुरुष कहा जाएगा। दही बड़ा, दही बड़ा जो समस्त शब्द है, दही में डूबा हुआ बड़ा, में डूबा हुआ बड़ा लुप्त हुआ और बना दही बड़ा, तो यहाँ पर लुप्त पद तत्पुरुष हुआ। तीसरा समास है द्वंद्व समास, और जो द्वंद्व समास है यह काफ़ी आसान है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और ये जोड़े और युग्म में होते हैं। जैसे इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, माता और पिता। इसका जो हुआ माता पिता, इसमें दोनों पद जो है क्या हैं, प्रधान है, किंतु और यहाँ से लोप हो गया है। तो जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों पद जो होते हैं वे प्रधान होते हैं और समान शक्ति रखते हैं, और बीच का जो मध्य होता है वह क्या होता है, लुप्त हो जाता है। द्वंद्व समास के भी कई भेद होते हैं। इसका पहला है इतेतर द्वंद्व। इतेतर का अर्थ होता है कि परस्पर एक साथ, और यह समस्त पद जो बनता है इसके बीच में जो और चिन्ह होता है वह लुप्त हो जाता है, और दोनों पद जो होते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं, और इस समुच्चय बोधक अव्यय के लुप्त हो करके वहाँ पर योजक चिन्ह लग जाता है। जैसे आप देखें दाल और रोटी, दाल और रोटी, इसमें ये दोनों समान पद हैं और ये एक साथ आ जाएंगे। इसके बीच में समुच्चय बोधक अव्यय लगा हुआ है और यह और जो है यह लुप्त हो जाएगा और लुप्त हो करके बन जाएगा दाल रोटी। तो दाल रोटी यह क्या हुआ, इतेतर द्वंद्व हो गया। इतेतर द्वंद्व में दोनों पद समान हैं, बीच समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं और जो है यह समाप्त हो गया। इसी तरह से
ऊपर नीचे, आना जाना, बेटा बेटी, छल कपट आदि भी इतीतर द्वंद्व होंगे। दूसरा जो द्वंद्व का प्रकार है वह है वैकल्पिक द्वंद्व। विकल्प का मतलब जानते हैं, या तो ए या तो ओ। यहाँ पर अथवा या का लोप हो जाता है, जैसे थोड़ा या बहुत, थोड़ा या बहुत। तो इस थोड़ा या बहुत में या का लोप होकर के जो शब्द बनेगा वह होगा थोड़ा बहुत। यह कैसा द्वंद्व हुआ? वैकल्पिक द्वंद्व हुआ। पाप या पुण्य, पाप अथवा पुण्य, तो यह कैसा द्वंद्व हुआ? वैकल्पिक द्वंद्व हुआ। अगला द्वंद्व का जो प्रकार है वह है समाहार द्वंद्व। समाहार का मतलब होता है कि समूह। तो इसमें जो समस्त पद होता है केवल वह ही अर्थबोध नहीं कराता है जो उस शब्द के अर्थ होता है, बल्कि उससे और भी चीज़ों का वह बोध या ज्ञान करा देता है। जैसे आप देखिए कि एक वाक्य है कि दाल रोटी चलती है। तो यहाँ पर जो दाल रोटी ये शब्द है, यह दाल रोटी का अर्थ केवल दाल रोटी नहीं है, बल्कि दाल रोटी के साथ जो है घर के अन्य सामान भी आ जाते हैं। इसी तरह से धन दौलत, बाल बच्चे, कपड़ा लत्ता, घास पात आदि भी जो शब्द हैं, इन शब्दों में उन शब्दों के अर्थ के साथ साथ अन्य चीज़ें भी आ जाती हैं। चौथा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में आप जानते हैं कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, और जो समस्त पद होता है वह किसी अन्य की ओर संकेत करता है। जैसे आप कहते हैं कि लंबोदर, जब इसका आप विग्रह करते हैं तो लंबा हो जिसका उदर, यानी बड़े पेट वाला। किंतु यह गणेश के लिए, गणेश के लिए यह जो है संकेत करता है, तो यहाँ पर यह बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद की ओर संकेत करता है। इसी तरह से आप पीतांबर देखिए, पीला हो जिसका अंबर वह हुआ पीतांबर, यानी कृष्ण। अब बहुब्रीहि समास के भी भेद होते हैं, वह भी आप कारक चिन्हों के आधार पर पता कर सकते हैं। जैसे कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान, बहुब्रीहि और अधिकरण। तो यहाँ पर ये बहुब्रीहि के भेद होते हैं। पहला है कर्ता बहुब्रीहि। कर्ता बहुब्रीहि में कर्ता की प्रधानता होती है। शब्द है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का अर्थ है जीत ली है इंद्रियां जिसने, तो हुआ कर्ता ने, कर्ता ने। तो यहाँ पर ने चिन्ह लगा हुआ है। जितेंद्रिय में जीत ली है इंद्रियां जिसने, तो कर्ता ने, किसी ने इंद्रियों को जीता होगा, वह कोई कर्ता ही होगा। तो यहाँ पर कर्ता बहुब्रीहि है। दूसरा है करण। करण किया गया है कार्य जिससे, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पर जो कृत कार्य शब्द है इसमें करण बहुब्रीहि है। कृत कार्य का अर्थ है किया गया है कार्य जिससे, करण से। अगला है संप्रदान के लिए। एक शब्द है दत्त धन। इस दत्त धन में दिया गया है धन जिसके लिए, वही है दत्त धन। तो संप्रदान के लिए होता, तो यहाँ संप्रदान बहुब्रीहि होगा। अपादान से होता है, यह अलगाव का बोध करता है। जैसे निर्जन,
निर्जन जहां से निकल गए जन, तो यहां से आ रहा है तो अपादान बहुव्रीहि होगा। संबंध बहुव्रीहि कहाँ होगा? पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, तो यहाँ पर पीतांबर में पीला और अंबर के बीच संबंध का बोध हो रहा, तो संबंध बहुव्रीहि होगा। अधिकरण होता है में पय पर, बहुत बहुव्रीहि जैसे शब्द है, बहु का अर्थ है बहुत, व्रीहि का मतलब होता है चावल, बहुत है चावल जिसमें, वही क्या हुआ? बहुव्रीहि। इसके अलावा भी जो बहुव्रीहि समास होता है उसके भी कई भेद होते हैं। जैसे आप देख लें विशेषण पूर्व पद, इसमें क्या होता है कि जो विशेषण होता है उसका पूर्व पद होता है। जैसे पीतांबर, पीतांबर इसमें पीला और अंबर ये दो शब्द हैं, इसमें विशेषण जो पीला है यह पूर्व पद है, तो यह विशेषण पूर्व पद बहुव्रीहि समास हुआ। विशेषण उत्तर पद, जिसका उत्तर पद विशेषण हो, जैसे शाक प्रिय, शाक प्रिय यहाँ पर यह विशेषण है तो विशेषण उत्तर पद हुआ। अब आप देखिए कि जिस बहुव्रीहि में उपमान पूर्व पद हो, जैसे राजीव लोचन, इसमें राजीव उपमान पूर्व पद है, यह उपमान पूर्व पद विशेषण है। अगला है अवधारणा पूर्व पद, जिसमें पूर्ण पद से ही अवधारणा बनती हो। यशोधन, यश है जिसका धन, यह अवधारणा है, इसलिए अवधारणा पूर्ण पद यह होगा और यह इस तरह का बहुव्रीहि समास होगा। तो मध्यम पद लोपी, जहाँ पर मध्य पद लुप्त हो जाए तो वहाँ मध्यम पद लोपी बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कोकिल कंठा, कोकिल के समान कंठ है जिसका, तो के समान है जिसका कट गया का बीच का, तो यहाँ पर कोकिल कंठा क्या हुआ? मध्यम पद लोपी। इसके बाद न बहुव्रीहि, जिसमें न यानी नहीं, जैसे अकर्मक, यह कर्म हो जिसका नहीं अ, तो यहाँ न बहुव्रीहि होगा। संख्या पूर्व पद, जिसमें संख्या हो, दशमुख पंचानन, इसमें संख्या है। संख्योत्तर, जिसके उत्तर में यानी बाद में संख्या हो, उपदस, यहाँ 10 है, त्रिसप्त यहाँ सप्त है, तो संख्योत्तर। फिर सह बहुव्रीहि, सह यानी साथ लगा हुआ हो, जैसे सपुत्र, सकर्मक। दिगंतराल, जिसमें दिशाओं का, जैसे पश्चिमोत्तर, दक्षिणा पूर्व। व्यतिहार यानी समान, हस्ताहस्ति, दंडा दंडी। प्रादि अव्यय पूर्व, जिसका प्रारंभ अव्यय हो वह प्रादि अव्यय पूर्व बहुव्रीहि समास कहा जाएगा। जैसे निर्दय, कुरंगा, यहाँ पर प्रादि अव्यय है तो इसलिए यह प्रादि अव्यय पूर्व समास कहा जाएगा। समास को समझ लेने के बाद समास में कुछ विशेष बातें हैं, उन्हें जान लेना भी जरूरी है। एक आता है कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर क्या है। पीतांबर शब्द है, आप देखिए पीतांबर शब्द है, यह कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है। तो यह पीतांबर कर्मधारय कब होगा और यह बहुव्रीहि कब होगा? जब पीतांबर का अर्थ यह लिया जाएगा कि पीला वस्त्र, पीतांबर का अर्थ क्या लिया जाएगा? पीला वस्त्र, तो यहां पर कर्मधारय होगा। किंतु इसका यदि अर्थ यह लिया जाता है कि पीले वस्त्र को धारण करने वाला यानी श्री कृष्ण, तो यहां पर बहुव्रीहि समास हुआ। इसी तरह से द्विगु समास और बहुव्रीहि में भी अंतर होता है। जैसे एक तारा, अगर
एक तारा का अर्थ एक तारा हुआ तो यह द्विगु समास है। अगर एक तारों वाला यानी किसी वाद्य यंत्र के बारे में बात की जा रही है तो बहुब्रीहि समास होगा। इस तरह से आपने अंतर समझ लिया कि कब कर्मधारय होता है, कब बहुब्रीहि होता है, कब द्विगु होता है और कब बहुब्रीहि होता है। आप एक चीज और जान लें कि जो समास होता है वह दो या दो से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। जैसे हथकड़ी है, हथकड़ी दो शब्दों से मिलकर बना है। गुरजन सेवक, यह दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जो दो या दो से अधिक शब्द होते हैं उनमें भी समास एक या दो हो सकते हैं। जैसे महाराज पुत्र में महाराज कर्मधारय समास है और राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। पूर्व प्रथा अनुसार जो है, पूर्व प्रथा में जो है कर्मधारय समास है और अनुसार में अव्ययी भाव समास है। इस तरह से आपने देखा कि समास दो या दो से अधिक पदों में भी हो सकता है और जो पद होते हैं उनमें एक से अधिक समास भी हो सकता है। इस तरह से संक्षेप में हम देखते हैं कि वस्तुतः जो समास हैं वे चार प्रकार के होते हैं। पहला आपका अव्ययी भाव समास और दूसरा हो गया तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास पहला पद जो होगा अव्यय होगा या प्रधान होगा। दूसरा समास जो है तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं जो कारक चिन्हों के आधार पर होते हैं। द्विगु होता है और कर्मधारय होता है। इसके बाद द्वंद्व समास आता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके बाद बहुब्रीहि समास और उसके भेद आते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। यदि आप इस चैप्टर को भली भांति समझ करके अध्ययन कर लेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। धन्यवाद।